नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आरएनए में। तो दोस्तों, आज की हम लोग बात करें तो हमारे बीच में आए जो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं, हाल ही में एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद पीका के इलेक्शंस हमें देखने को मिले हैं और इसमें इस बार के जो हमारे इलेक्शंस में जो विजेता रहे हैं, वो हैं हमारे बशीर नायक जी। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं, किस तरह से पीका के इलेक्शंस होते हैं, किस तरह से ये डिपार्टमेंट वर्क करता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है जो हमारे बीच में है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे बीच में प्रेज़ेंट हैं माजिद वफ़ाई जी जो कि फॉर्मर प्रेज़िडेंट रहे हैं जेके-पीका के एंड वी हैव मोहम्मद आमीन जी जो कि टेक्निकल ऑफ़िसर हैं। अ, नमस्कार सर, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है आरएनए में। Thank you very much. थैंक यू। तो माजिद जी सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी। सबसे पहले हम लोग पीका की बात करते हैं कि आखिर पीका क्या है? Thank you for having me on your show. So nice of you. And I will tell you that it's JK Pika. I will tell you the full form of this association. It's Jammu and Kashmir Fruits and Vegetables Processing and Integrated Cold Chain Association. So we are an amalgam of the cold store units which are functioning in across Jammu and Kashmir. Maybe it in Jammu, maybe it in Srinagar, in Lasipora, in Aglar, in Patan, in Baramulla area. So basically, the requirement of any industry, any sector is that it should have a representative character. So when it has a representative character, it can play a pivotal role in the development of overall sector. जो भी हमारा sector है इसको development के लिए बहुत सारी इसमें मदद मिलते हैं. So without any representative, it's just like you cannot have a full-fledged growth potential. जो होता है वो नहीं हम achieve कर पाएंगे. जो सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आमीन सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? या मैम। लगता है माजिद सर ड्यू टू सम कनेक्टिविटी इश्यू हमारे बीच में मौजूद नहीं है। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आमीन सर, अ, आपके पास आने से पहले हमारे बीच में अभी भी खालिद हकीम जी प्रेज़ेंट हैं, हकीम खालिद जी प्रेज़ेंट हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आरएनए में। सर कैन यू प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ? थैंक यू वेरी मच। सलाम अलैकुम जो मेरे को पैनलिस्ट्स हैं उनका और आपकी चैनल के माध्यम से वसातत से मैं आपके जो भी देखने और सुनने वाले हैं उनको भी सलाम अलैकुम कहना चाहूँगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी इन दिस शो। थैंक्स अ वालेकुम लॉट। सलाम। आमीन जी, मैं दोबारा से आपके पास आती हूँ और मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हम लोग कोल्ड स्टोरेज यूनिट की जो बात करते हैं, आखिर कई सारी स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई हैं सरकार के द्वारा। तो आखिर ये किस तरीके से हॉर्टिकल्चर जो डिपार्टमेंट है उसकी ग्रोथ में हेल्प करती हैं? इसके बारे में कुछ बताएँगे? देखिए हॉर्टिकल्चर इफ वी टॉक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स तो वी आर हैविंग अबंडेंट प्रोडक्शन ऑफ द फ्रूट्स। मोस्टली जो इस वक्त हमारे पास है मोस्टली वो ट्रेडिशनल ऑर्चार्ड्स है। तो उनका जो फ्रूट है अभी 3 कैटेगरीज में हम इसको ग्रुप कर सकते हैं, ए, बी और सी। जो हमारा एक कैटेगरी का फ्रूट होता है जिसका कलर और जिसका साइज़ बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि मोस्टली हमारे जो वैरायटी डोमिनेंट है वो है रेड डिलीशियस। तो इसका जो हार्वेस्टिंग टाइम और मैच्योरिंग टाइम है वो अराउंड अक्टूबर-नवंबर के नज़दीक है, इसी के अराउंड है। तो जब सारा फ्रूट हार्वेस्ट हो जाता है और इस वक़्त जब इसको मार्केट में बेच देते हैं, तो हमारी जो आउटसाइड जम्मू कश्मीर मार्केट है, दिल्ली या बेंगलुरु है या कोई और भी बाकी रियासतों में भी है, तो उस वक़्त क्या हो जाता है जब एट वन टाइम ये चला जाता था मार्केट में,
तो इसका जो वैल्यू है कम हो जाता था, क्योंकि डिमांड सप्लाई का जो तनासुब है, डिमांड सप्लाई का जो एक रेशियो रहता था, वो नहीं रहता था। गलत में यहाँ से सप्लाई चली जाती थी, डिमांड उतनी नहीं होती थी। तो इसकी वजह से जो हमारा जो फार्मर है, जो उसने इनपुट किया होता था कल्टीवेशन में, वो मुश्किल से उसको बराबर हो जाता था। अब जबकि इंटरवेंशन आ गई कोल्ड स्टोरेज की, सी स्टोरेज की, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, इंस्टेड ऑफ कॉल इट कंप्रेस्ड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज। इससे क्या होता है, फार्मर या ऑर्चर्डिस्ट अपने फ्रूट को स्टोर कर सकता है विदाउट लूजिंग इट्स कैरेक्टर, क्वालिटी और कलर। तो व्हेन देयर इज डिमांड, हाई डिमांड इन द ऑफ सीजन, तो एक ऑर्चर्डिस्ट है अपना फ्रूट निकाल सकता है इसी स्टोर से और वो इसको मार्केट में बेच सकता है। इसकी वजह से उसको, चूंकि ऑफ सीजन होता है, बाकी स्टेट से फ्रूट अवेलेबल नहीं होता है उतना, और इन स्मॉल क्वांटिटीज ये बाजार में चला जाता है, तो इसका जो वैल्यू है बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बहुत ही अच्छी इंटरवेंशन है एट दिस। अगर हम कहेंगे कि इससे पहले अगर एक फार्मर को ₹1 के अगेंस्ट उसको ₹1.5 मिलता था, बट बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशन ऑफ सीएस स्टोरेज, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेरिक स्टोरेज, नाउ ही इज गेटिंग ₹2.5, 2 to ₹2.5. There is a great help from these very seed storage facilities, and still we're not having abundant. At least at this very time, when we're having traditional orchards and keeping in view our production in the apple, almost 20 lakh metric tons, we need at least 8 lakh, from 6 to 8 lakh metric ton of seed storage. But at the present, we are only having 2.7 lakh metric tons. So still there's a lot of scope in seed storage, and entrepreneurs should go for it and should establish more and more storage facilities so that farmers can have a cycle and they get a better remuneration for their efforts. बिल्कुल सर। खालिद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहूँगी कि कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, तो आखिर ये जो कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कितना इम्पोर्टेंट है और ये किस तरीके से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट में हेल्प करता है? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कई बार हमारे डिबेट हो चुके हैं बहुत सारी जगहों पर, और मैंने एक रेफरेंस मैं हमेशा देता रहता हूँ। एक किताब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस की आई है, जिस पे ये लिखा था, जिसका टाइटल था फूड फ्रॉम फार्म टू टेबल। अब आप अंदाजा कीजिए, जिसको हम कोल्ड चेन कहते हैं आज, एक्चुअली द कॉन्सेप्ट इज कि जो आप फूड प्रोडक्ट चाहे किस भी शेप में हो, वो फार्म गेट से जब शुरू करता है तो कंज्यूमर के टेबल तक जो चेन बनती है, इसको हम ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि दिस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको कोल्ड चेन के लिए जरूरी है। कोल्ड चेन नेसेसरीली डज नॉट मीन कि हमने एक से स्टोर लगाया तो यहाँ पर इसकी शुरुआत भी हो गए और इख्तिताम या एंड भी हो गया, ऐसा नहीं है। कोल्ड चेन की शुरुआत फार्म से होती है और आगे चल के एंड ये हो जाती है कंज्यूमर के टेबल पर। अब बात रहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इसका कितना हमारे पास डेवलप हुआ है। अभी अमीन साहब बात कर रहे थे डिपार्टमेंट के, जो इनके फिगर्स हैं कि 2.5 लाख मीट्रिक टन्स की कैपेसिटी के स्टोरेज फैसिलिटी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। दैट्स एज पर द डेटा दैट दे हैव अवेलेबल। बट फिर ये जो फैसिलिटी है, इट इज इन शेप ऑफ सी स्टोर्स। मगर इसके साथ जो मैंने आपको अभी जिसकी रेफरेंस दे दी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जब आप बात करते हैं, वो उसमें रेफर वैन्स भी आती हैं, जो चिलर ट्रक्स कहिए या व्हीकल्स कहिए या वैन्स कहिए, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन इसकी होती है। तो जो जिन गाड़ियों में ये प्रोड्यूस की ट्रांसपोर्टेशन इस प्रोड्यूस की, एप्पल की हो या कोई और फ्रूट की हो, उस गाड़ी को भी, उस व्हीकल को भी उसी टेम्परेचर पर उसमें मेंटेन रहना है, उसको भी उसी टेम्परेचर पे, फ्रूट को उस गाड़ी में भी, उस व्हीकल में भी मेंटेन रखना है उस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर में आप कोल्ड स्टोर से निकालते हैं। वरना मोस्ट ऑफ इट्स पर्पस, जो इसका बुनियादी मकसद है, वो खत्म हो जाता है। जब हम सी स्टोर से इसको एक हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करते हैं, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये बहुत जल्दी जो फ्रूट है उसकी ग्रोथ हो जाती है और वो एक्सेलरेट करता है। उसके बाद उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। बट
अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, तो उसमें अभी बहुत सारी कमियां हैं। ये अमीन साहब मेरे ख्याल से मेरे साथ एग्री करेंगे इस बात पर कि पार्शियली तो है, जो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज क्रिएट की गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, वो तो ठीक है, बट एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ में माजिद साहब भी है, मैं आपकी चैनल के माध्यम से वसातत से ये ज़रूरी कहना चाहूँगा कि इस एक्टिविटी को या कोई भी आप एक्टिविटी कीजिए, उसमें रिसर्च का होना बहुत ज़रूरी है। आई ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन रिसर्च। तो अभी अगर हमारे पास एग्जिस्टिंग 2.5 लाख मीट्रिक टन कैपेसिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर या सीए स्टोर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैं, हमें पहले देखना है, हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास 20 लाख मीट्रिक टन की प्रोडक्शन है, तो 2.5 लाख या 3 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी इज नॉट सफिशिएंट। ये एक जस्ट फिगर्स और नंबर्स को कंपेयर और मैच करने वाली बात है, बट रियलिस्टिक, माजिद साहब विल बेयर मी आउट, ग्राउंड रियलिटीज कुछ डिफरेंट है। क्या 2.5 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी जो अभी एग्जिस्टिंग है, क्या ये 100% यूटिलाइज्ड है? क्या ये 100% कमर्शियली अभी वायबल तरीके से चल रही है? एक साल में अगर एक स्टोर के पास फ्रूट आता है, तो उससे हम ये नहीं अंदाजा लगा सकते हैं कि दिस स्टोर इज सक्सेसफुल। तो क्या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हमने ये असेस किया है कि ये 2.5 लाख कैपेसिटी या 2.5 लाख कैपेसिटी के जो स्टोर्स आए हैं, माज साहब विल बी एबल टू थ्रो लाइट ऑन दिस इक्वली, कि क्या ये यूटिलाइज्ड हैं? अगर यूटिलाइज्ड हैं 100% एंड देयर इज स्टिल डिमांड फॉर मोर, तो फिर उसको और करने की जरूरत है। या हमें क्या इसको देखना है कि क्या ये हम कहीं सैचुरेशन पॉइंट पे तो नहीं आ गए हैं, क्योंकि हमारे 20 लाख मीट्रिक टन ए ग्रेड वैरायटी नहीं है, जो टेबल वैरायटी ऐसी जो स्टोरेबल है, जिसके लिए ग्रोवर इतना एक्सपेंस बर्दाश्त कर सकता है कि वो 5 महीने 6 महीने के लिए स्टोर कर सके, फिर वो इतने रिटर्न्स उसको दे सके कि वो ये सारे एक्सपेंसेस ही कैन मीट। तो ये कैलकुलेशंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वी डोंट हैव टू जस्ट मैच कि अगर 20 लाख मीट्रिक टन हमारी कैपेसिटी है, 2.5 लाख मीट्रिक टन हमने स्ट्रक्चर बना दिए, तो क्या हमने अब मिसमैच किया है कि हम जस्ट assumption, we have imaginary figures कि नहीं नहीं नहीं, it's 20% फॉर एग्जांपल जो फ्रूट है वो स्टोरेबल है, तो इसका मतलब है हमें 10 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी करनी है क्रिएट। पहले हम 2.5 लाख कैपेसिटी जो क्रिएट की हुई है, उनको एसेस करके देखें कि क्या वो वायबल हैं, सक्सेसफुली ऑपरेट कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद फिर वी विल क्रिएट मोर स्टोरेज फैसिलिटीज। मेरे ख्याल से वी हैव टू हैव ए वेरी साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स दिस होल इंडस्ट्री rather than just talking about the figures. बिल्कुल सर। माजिद सर, am I audible to you? आमीन सर, मैं आप ही के पास आना चाहूँगी, आप ही से बात करते हैं। सब्सिडीज़ काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं, क्या आप उनके बारे में हमें कुछ डिटेल्स बता सकते हैं कि वो किस तरह से प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही हैं? Before going to that, I will just can say I am agreeing with what Bashir Saab has told, that whether we are at this very juncture we are having 2.7 lakh metric tons of capacity of sea storage, this storage, but at the same time, as Bashir Saab was telling, that we should have cold supply chain. That if Bashir we are Saab, having please, a cold let store me, here, if we are having a actually, I think is he referring to me? यस सर, ये आप ही Yeah, की बात इनको करें, मेरा नाम खालिद सर। करेक्ट है। This is Hakeem खालिद Khalid सर। Ahmad, अच्छा, president खालिद साहब, Bashir खालिद Saab जी, खालिद Horticulture. जी। साहब, खालिद साहब, Yeah. खालिद साहब, मैंने कहा sorry, बशीर sorry. साहब भी शायद डिबेट में है। So this cold supply chain, simply cold storage, he is can say right in saying that simple cold storage won't help. We should have a cold when I am getting the fruit out of cold store, but it should be taken in that very condition to the sink, to the consumer. That is, there should be a supply chain. There should be reference and other facilities available with it. But keeping in touch with this, I am responding to what you have asked for. What are the subsidies? With respect to, we will start from this very cold storage supply chain. Under cold storage facilities, department is providing a subsidy of 10 plus 14.520. That is 10,000 plus 14,520, means 24,520 per metric ton incentives provided to the cold storage
for the cold storage establishment to the entrepreneur to the capacity of 5,000 metric ton. अगर एक एंटरप्रेन्योर 5,000 मैट्रिक टन का एक कोल्ड स्टोरेज लगाता है तो इसको प्रति मैट्रिक टन हम दे रहे हैं 24,520 रुपया. आउट ऑफ दिस 10,000 आर फ्रॉम द CSS and 14,520 are from the capex budget. This is the incentive we are providing to the cold storage for the establishment of cold storage. Keeping in touch with this for the refer awareness and have a tandem, have a cold supply chain successful, we are also providing subsidy on reefer vans to the tune of 13 lakh per reefer van of a capacity of 9 metric tons. 13 lakh per reefer van. Both cold storage as well as reefer vans are being provided incentive for the entrepreneurs who are interested in purchasing the reefer vans or establishing the cold storage. Continuing, just with this, we are also providing incentive for the establishment of integrated pack houses. Integrated, where there is grading line, there is sorting and grading of the fruit is associated with that integrated pack house. All the we can say technology, all the technicalities are there, and so that our fruit is reaching to the consumer in its best quality. Adding to this, we are also providing incentive for processing units for the processing or post-harvest value addition of the fruit. For the processing units are also being subsidized. For the integrated pack house, 25 lakh rupees is being provided, or 50% of the project cost, or 25 lakh rupees, whichever is less, for the establishment of integrated pack houses. Similarly, there are also other schemes launched by the government through the Department of Horticulture. Particularly when we talk of the revolution in the horticulture industry, and talk of the day is the establishment of high density orchards. High density, which is going to revolutionize the horticulture industry, because it not only increases the production up to 4 times, minimum 4 times, it will increase the production, but at the same time, its quality. If in a traditional orchards, we are getting 40% of the A-grade food, A-grade fruit, but here we are getting 80 to 90% of A-grade fruit. That is only 10 to 20% is the other category. So here it is going to revolutionize to the we can say एक मुहतात हम अंदाजा लगा सकते हैं, कम से कम एक कनाल में 1 to 1.5 लाख रुपीस रिन्यूमरेशन और आउटपुट एक फार्मर को मिल सकता है in high density orcharding. So it is in initial stage. We have only just established only 670 hectares of high density orchards through government we can say efforts, but there are also orchards are being established by the private entrepreneurs and the orchards of their own, but government through the government Department of Horticulture, 670 hectares of high density orchards have been established. One of the major we can say, under high density orchards, the incentive provided by the government is 50%. 50% of the cost of establishment of the cost of estimate of 39.38 lakh per hectare, we are providing 50% incentive to the orchards who are establishing an orchard. Keeping it in support of this, as one of the main roadblocks is the non-availability of the high designer plants, which are required for the establishment of high density orchards. So that we can minimize the cost of establishing a high density orchard, government is putting all its effort to produce these designer plants here in Kashmir itself, so that we may reduce the import and the cost of fruit plants is reduced, and as a result, cost of establishment of the high density orchard is reduced. So for this, government has launched a project under the Holistic Agriculture Development Program, which encompasses 29 different projects. One of the projects given to Horticulture Department is
production of designer plants for promotion of high density orchards, for promotion of high density plantation and rejuvenation of orchards. Under this project, nurseries on an area of 390 hectares are being established with the sole and main aim of producing the designer plants which are required for high density plantation here in Kashmir itself. Under this project, Project 21, production of designer plants, here there are 4 components. One is the establishment of the mother orchard. Second is the establishment of the rootstock bank. Third is the establishment of the propagation unit, the main producing unit, main designer plant producing unit. That is called a plant propagation unit or nursery unit. And in this also we are establishing high-tech greenhouses for those where those crops which are hard to bud or hard to graft can be produced. For example, walnut. The main target for this is for the first 5 years, which was set, that we will establish high density orchards on an area of 5,005 hectares. For the requirement for this much area to cover under high density plantation is 1.11 crore of plants. So keeping in view that target, that nurseries are being established over an area of 390 hectares under HADP. And incentive, I have told you that I am telling you that under rootstock bank, 80% incentive is provided to the entrepreneur who is establishing the rootstock bank. 80% incentive is provided to the entrepreneur who is establishing mother orchard, and 50% incentive is provided to the entrepreneur who is establishing the plant propagation unit. And also 80% incentive is provided to the entrepreneur who is establishing high-tech greenhouse under this HADP project, Project 21, production of designer plants. The sole aim is to produce the plants here so that our high density plantation target is being complete. There are also other schemes. Maybe you may ask other panelists their we can say inputs, then we can go on. यू हैव हाइलाइटेड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिनके बारे में भी हम बात करने वाले थे, चाहे वो हाई डेंसिटी का इशू हो, चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट की बात हो, इनके बारे में भी हम लोग बात करने जाएंगे। तो सबसे पहले माजिद सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक बहुत ही बड़ा इशू देखने को मिलता है रेट फ्लक्चुएशंस को रिलेटेड। जिस तरह से जो रेट्स होते हैं वो उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलता है, तो आखिर उसको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है, उसके लिए क्या वर्क किया जाता है? देख लीजिए, एक रेट्स ये तो एक डायनेमिक फैक्टर होता है। Connectivity is not okay. Am I audible? Yes sir, you are audible. Yeah, actually जो रेट्स, इट्स अ मार्केट ड्रिवन थिंग। इसमें रेट्स में तो जो रेट्स की वजूहात बढ़ने की घटने की, इस पे लाखों किताबें लिखी गई है, बट वी कैन नॉट सर्टेनली से कि इसकी वजह से रेट घटी, उसकी वजह से कभी मार्केट ऐसे बिहेव करता है। इट्स ऑल द हाउ मार्केट बिहेव्स। बट मार्केट उसके कारण हॉर्टिकल्चर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो किस तरह से इम्पैक्ट होती है? वो तो इम्पैक्ट तो होती है ऑब्वियसली। जब रेट्स कम होंगी तो रिटर्न्स कम होंगे, जब रेट्स हाई होंगी तो रिटर्न्स हाई होंगी। बट अभी जो हमको एक मेजर फैक्टर लगता है, देख लीजिए, जब इसके इंटरनल फैक्टर्स, इंटरनल डायनामिक्स होते हैं किसी भी मार्केट में, voice is breaking. We are not But- getting it clear. So you are clearly audible. आप प्लीज कंटिन्यू करें। ओके, मार्केट डायनामिक्स ऐसे नहीं होते हैं। मार्केट एक तो इंटरनल डायनामिक्स होते हैं जो कि हमको दिखाई नहीं देते हैं कि किस रीजन से मार्केट बढ़ा, किस रीजन से मार्केट घटा। वी कैन नॉट बी सर्टन के। तो कभी कभी हमको लगता है कि हम अगर खामोशी बैठे तो मार्केट अच्छी तरह से बिहेव करता है, लेकिन कभी क्या होता है कि कभी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अभी हमको लगता है कि जो जो एक रियल थ्रेट है हमारे फार्मर्स के लिए, वो है इम्पोर्टेड एप्पल्स। वी वर जितने भी हमने एडवोकेसी की कि हम इम्पोर्टेड एप्पल्स पे गवर्नमेंट के साथ बात कहे, चाहे स्टेट में, चाहे सेंटर की मिनिस्ट्रीज में। सो वी हैव ऑलवेज मेंटेन दिस थिंग दैट कि जब मैं प्रेसिडेंट था जेकेपी का, तो एट दैट टाइम वी वुड ऑलवेज टेल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट वी आर नेवर अगेंस्ट द ट्रेड, बट वी आर अगेंस्ट द माल प्रैक्टिसेस ऑफ द ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ईरान का एप्पल हमारे आते थे वाघा बॉर्डर से,
under the garb of Afghan apple. We informed the government that we want trade with our neighboring countries. Okay, we it's a sovereign decision of any country how they are formulating their policies. We never wanted to go there into their domain, but we highlighted the malpractices of the trade. That was one part. The another part was the Iranian apple coming from the port area. When it was coming from the port area, there was a genuine under invoicing of the bills. So when it was a genuine under invoicing of the bills, they were evading the import duty. Again, we informed the finance ministry, we informed the commerce ministry. We had a very long deliberations with the secretary commerce, government of India, with the finance ministers, with the finance minister's office, and also at the highest level in chief economical advisor. And they are all aware of what was going on. And then we were very happy that the minimum import price was introduced by the government of India, that at whatever price you are declaring that I am getting per kg apple into India at X rate. But the government of India said no, we are calculating minimum import price at 50 rupees. So that was a really very good decision that really helped us. But our demand is that the minimum import price of the apple should be not 50 rupees but 100 rupees. ये एक immediate factor है जो हमको दिखाई देता है कि इस माल प्रैक्टिसेस को रोकने के बाद, मतलब ये अगर हम इसको अनचेक्ड रखेंगे, इस माल प्रैक्टिस को होने देंगे, तो इससे हमारा डेफिनेटली जो हमारे रिटर्न्स है उस पे तो 100% फर्क पड़ेगा, क्योंकि फार्मर को वो जब वो अपने इवेड्स करते हैं, अपने इम्पोर्ट ड्यूटीज अवॉइड करते हैं, कि उतना हमारा वाइप आउट होता है हमारा कैपिटल. लाइकवाइज जब हमारे मतलब दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर जो हमारे ट्रेड को, अदरवाइज वी आर हैप्पी कंपीटिंग विद द इंपोर्टेड एप्पल्स. हमारे वी आर नॉट सेकंड, वी आर सेकंड टू नन. Our apples are the best in the world. So no doubt we have been able to take care uh, in, for example, packaging. We were not doing the international packaging, but you'll be really happy to know that from last 10 years, the grading, I call it that. Earlier, before 8 years, apple packing was a handicraft. It was 100% handmade. It, all 2 million tons of apple was handled by hands. But now, thank God, with the intervention of the machines, we are able to do a lot of grading and packing on the machines, which has phenomenally taken the standard of our apple to the next level. And we are definitely, in coming some years, we will not only be catering to the domestic apple demands, but we would surely be exporting to the non-apple producing countries in near future. But in near future, I'll say in next 3 to 5 years, I see a lot of apple being exported, not only catering to the domestic needs, domestic जो हमारे अपने country के जो requirements है, apple consumption है, वो in though it's increasing every passing day, so we will be catering. लेकिन जो आपका क्वेश्चन था कि how does this market के बारे में, nobody we are really कभी हमको लगता है कि अगर हम मार्केट के बारे में खामोशी रहे, with certainty we cannot say how the market is behaving, why the rates are going up, why the rates are going down. लेकिन मैंने आपको एक चीज आइडेंटिफाई की है, जो माल प्रैक्टिसेस ऑफ इंपोर्टेड एप्पल जो है, उससे डेफिनेटली वो एक मेजर फैक्टर है, जिस फैक्टर से हमारे डेफिनेटली जो रेट्स हैं वो टिप्सी टर्वी हो जाते हैं. सर, जिस तरह से अभी अमीन सर ने पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और हमारे क्या बोलते हैं एप्पल्स की बात की थी, कि हाई यील्डिंग वैरायटी की जो बात की थी अभी-अभी, जी. तो मैं उसी से रिलेटेड आपसे पूछना चाहती थी कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह से वो सर्वाइव करेंगे? उसका जवाब आप पहले ही दे चुके हैं। तो एक क्वेश्चन मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगी। आखिर जो हमारे इंडिजिनस वैराइटीज़ हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल वैराइटीज़ हैं, आखिर उनको किस तरीके से बैलेंस किया जाता है हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के साथ? एंड हाई खालिद सर, यील्डिंग ये मैं वैरायटी में आपसे भी पूछना हाई चाहूँगी। एक्चुअली no doubt we have an emotional attachment with our older varieties. It's quite natural that everybody has an emotional attachment. एक टाइम पे हमारा अंबुर होता था यहाँ पे, everybody loves that.
अगर आप कश्मीर में किसी ने अगर अंगूर खाया भी नहीं होगा, वो वो यर्न करता है कि काश मेरे पास अंगूर का एप्पल हो। मैं लेकिन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट लाइफ डजंट स्टॉप एट वन वैरायटी। इट्स अ मार्केट डायनामिक्स। फॉर एग्जांपल, पहले हम कोई एप्पल ट्री लगाते थे, 10 साल के बाद उसका फ्रूट आ जाता था। अब हमारी जो हाई डेंसिटी वैराइटीज है, 2 साल के बाद ही वो फ्रूट देना शुरू करते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन में आ जाते हैं। लेकिन जो मार्केट जो डिमांड करता है, फॉर एग्जांपल, हम गाला एक वैराइटीज जो हमारे लोकल, जो हमारे एक्सपीरियंस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो काम करते हैं, जितने भी हमारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे आर नॉट डूइंग अ स्मॉल जॉब हियर विद लिमिटेड, जितनी भी लिमिटेड उनके पास ये रिसोर्सेज है। एक गाला वैरायटी हमने कश्मीर में इंट्रोड्यूस की। इट्स दैट इज हैविंग अ वंडरफुल receptibility with the consumers. So people will definitely go with gala variety, but surely we have to balance. Gala is an early variety. हम सारे गाला की तरफ जाएंगे ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल है। हाउ दे आर गोइंग टू रैशनलाइज बिटवीन डिफरेंट वैरायटीज, कैसे करेंगे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खालिद सर, मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पे आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानना चाहती हूँ। खालिद साहब तो डिफर करेंगे। अच्छा, एक मैं खालिद साहब का एक डेफिनेटली, व्हेनेवर we have interaction with Khalid साहब, we have a lot of disagreements. So he doesn't agree to my point of view, as I sometimes don't agree to his point of view. But here, what he has just said, I am full agreement with him that without research, so this sector is going through a very dynamic. We are living in a very exciting times. This sector is witnessing what this sector has not witnessed in last 500 years, 100 years, I must say. So that is why research is the most important thing. Government अगर रिसर्च पे ही अच्छी तरह से, मार्केट फोकस्ड रिसर्च पे ही अच्छी तरह से, मतलब, एक तो होता है डेटा। डेटा देखो, आपको पता है कि डेटा इज अवेलेबल, बट द अनदर थिंग इज क्वालिटी डेटा। So just likewise, I will say that quality research, मार्केट ड्रिवन रिसर्च। देखिए, मैं कितने भी रिसर्च करूं, अगर वो चलेगा नहीं मार्केट में, उसकी क्या वैल्यू है? उसका फार्मर्स को क्या उसका बेनिफिट मिलेगा? जीरो बेनिफिट मिलेगा। हमको फार्मर की बहबूदी दिमाग में रख के रिसर्च करना है। रिसर्च के बगैर, अगर हम रिसर्च पे मिस कर गए, तो मैंने आपको बताया कि हम वी आर लिविंग इन वेरी एक्साइटिंग टाइम्स इन दिस सेक्टर। मेनी थिंग्स आर हैपनिंग एट डिफरेंट वर्टिकल्स। तो रिसर्च इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अवर सेक्टर। खालिद साहब ने एक बात बोली कि हम खाली कोल्ड स्टोर बोलते हैं। सो इफ वी आर नॉट एबल टू टेक फ्रॉम फार्म गेट अप टू द टेबल, जहां से प्रोड्यूस होता है, जहां पे खाया जाता है एप्पल, तो अगर हम उसकी चेन मेंटेन नहीं करेंगे तो फायदा क्या है? यू विल बी सरप्राइज टू नो, जिस रफ्तार से हमारे कोल्ड स्टोर यहाँ पे बन रहे हैं, उसी रफ्तार से हमारे पॉपुलेशन ऑफ रिफर ट्रक्स शुड प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज। तो वहां पे रिफर ट्रक्स की पॉपुलेशन हमारी इज वेरी 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 मिनिस्क्यूल, बहुत कम है। तो दो द गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिवाइजिंग दैट, बट मैं ये कह रहा हूं कि जो उसकी इंटेंसिवाइजेशन है रिफर ट्रक्स की, हमको गवर्नमेंट के साथ बैठना है। जैसे कि आपको पता है कि वी आर वी आर इनटू पॉलिसी एडवोकेसी। हमने बहुत सारे पॉलिसीज में डेफिनेटली वी हैव गिवन स्ट्रॉन्ग इनपुट्स, एंड ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनसुनी कही। मतलब दे एक्सेप्टेड आवर पॉइंट ऑफ व्यू एंड मेड दोज पॉइंट्स इन द पॉलिसी, जो कि इस वक्त आज इन वोग है हमारे स्टेट में। सो और अगर आपका कोई क्वेश्चन पूछना है, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। खालिद सर, सर कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, यू आर नॉट ऑडिबल। जी जी जी, मैं क्या कहूँ, जी सर। बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी। माजिद साहब ने कुछ तो शिकायतें की, शिकवे किए मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ पे तो मैं बड़ा आज खुश हूँ कि वी हैव, ऑल्दो देयर आर डिफरेंसेस अगर हमारे बीच में कहीं पर हों, टेक्निकली वो ऐसी नहीं है कि पर्सनल है, सब्जेक्ट की बुनियाद पर। लेकिन आज कुछ चीज़ों के साथ इन्होंने एग्री किया, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है। मैं कोई इनके साथ इस चीज़ पे डिफ़र नहीं करता हूँ या किसी के साथ इस चीज़ पे डिफ़र नहीं करता हूँ। इन्हें एक माशाल्लाह एक इनके ज़हन में एक विज़न है, एक पैशन है, उसको लेके आगे चल रहे हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, वेरी रिसेंटली एक्सक्यूज़ मी,
I visited South India. तो मेरी मास्टर्स जो थी इन माय एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजमेंट, एक टीचर, वन ऑफ माय टीचर्स इज स्टिल लिविंग, तो मे बी शी इज इन हर 90s नाउ। यहाँ का ये जो हमारा इस वक्त का हाई डेंसिटी का, कोल्ड स्टोर का, बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़हन में ऐसी थी कि इट ड्रैग्ड मी ऑल द वे फ्रॉम हियर टू देयर। कुछ और भी चीज़ें थी, बट इसके लिए मैं खुसूसन उनके पास चला गया। शी इज़ वेरी ओल्ड, बट आई आस्क्ड हर कि आप मुझे बताइए कि अगर इस सिनेरियो में आप एक टीचर होके खड़े हो जाएँ, तो आपका इसमें क्या एक्सप्लेनेशन होगा कि हमें क्या ऑप्शंस लेने चाहिए? वो एक बहुत बड़ी बात है। ये डिबेट में शायद मैं इतना एक्सप्लेन ना कर पाऊँ। जब माजिद साहब के साथ बैठूँगा, तो इनको मैं कुछ वो जो इकोनॉमिक उसमें फंडामेंटल्स हैं, उनकी तरफ इनकी तवज्जो ले जाऊँगा, तो फिर किसी चीज़ पे मैं इनको मुत्तफ़िक करने में, राज़ी करने में शायद कामयाब हो जाऊँ। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट कि देखें, हॉर्टिकल्चर की या एग्रीकल्चर कहिए इन जनरल, एक बहुत बड़ी, ये ऊपर वाले ने एक कुदरत का एक ऐसा निज़ाम बना के रखा है कि एक हॉर्टिकल्चर के साथ जुड़े हुए शख्स को या एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए शख्स की एक बहुत ही बड़ी मजबूरी होती है कि वो अपनी प्रोडक्शन की एडजस्टमेंट मार्केट के बेस पर या मार्केट के रिस्पॉन्स पे नहीं कर पाता है। जिसमें हम कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर में एक जेस्टेशन पीरियड होता है कि जब आप प्रोडक्शन प्लान करते हैं, तब से लेकर जब प्रोडक्शन एक्चुअली आ जाती है, उसमें एक बहुत बड़ा टाइम होता है जो कि इंडस्ट्री में नहीं होता है। इंडस्ट्री में अगर आप कहें कि हमने 100 मीट्रिक टन से 150 मीट्रिक टन पे जाना है, अभी सीए स्टोर की कैपेसिटी ही देख लीजिए। हमने 200 मीट्रिक 5000 मीट्रिक टन से 10,000 करना है, शायद 1 साल लगे और हम 10,000 मीट्रिक टन की कैपेसिटी में चले जाएँ। लेकिन अगर हमें, हमारा फार्म लैंड है और उस हमारे ऑर्चर्ड की कैपेसिटी इस वक़्त प्रोडक्शन कैपेसिटी है 200 मीट्रिक टन। हम चाहेंगे कि अगले साल, आज इस साल मेरे फ्रूट का अच्छा प्राइस मिली, अच्छी प्राइस उसकी मिली है, तो अगले साल मेरी कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 400 मीट्रिक टन हो। सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें प्लांटेशन करनी है और 3-4 साल के बाद मिलेगा, तब तक हमें ये नहीं पता कि प्राइस कैसे बिहेव करेगा, मार्केट कैसे बिहेव करेगा। ये माजिद साहब ने जो कहा कि मार्केट इसमें बहुत ही एक अनप्रेडिक्टेबल मार्केट होता है इसका, क्योंकि डिमांड के कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स होते हैं, टेस्ट्स होते हैं, जो बाकी ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रिलेटेड होते हैं। अब लोगों के टेस्ट्स किस फ्रूट के बारे में कैसे रहेंगे, बाकी फ्रूट जो अवेलेबिलिटी है उनकी क्या है, प्राइस एक फैक्टर होता है, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। तो कौन सा फैक्टर इस पे हावी होके प्राइस को अल्टर करे, इफेक्ट करे, ये बड़ा मुश्किल होता है जानना। लेकिन अब ये है, इसीलिए तो इस सेक्टर में आप देखेंगे कि गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से कि कभी-कभी हम कहते हैं कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम्स दी जाती हैं। वो इसीलिए होती हैं कि जब मार्केट प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर जाए, नीचे चली जाए, तो उस वक़्त आपके पास क्या ऑप्शंस हैं कि आप कम से कम जो ग्रोवर है उसको सस्टेन करा सकें। तो ये मार्केट की इसमें प्रेडिक्टेबिलिटी 100% या किसी एक्यूरेट उस पे नतीजे पे आना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ तक बात आपने की, अभी आप वो बात कर रहे थे कि जो दूसरी बात आपने की वो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स की और हाई डेंसिटी की। मैं ये कहूँगा, वी आर एट अ वेरी क्रिटिकल जंक्चर। हम एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि लोग शिफ्ट कर रहे हैं, फार्मिंग शिफ्ट हो रही है फ्रॉम ट्रेडिशनल वैरायटीज टू हाई डेंसिटी वैरायटीज। ये कदम बहुत सोच समझ के हमने करना है। ऐसा नहीं है कि हम एक हर्ड मेंटेलिटी करके सब के सब, अगर हम एक प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं कि ठीक है गाला करना है। देखिए, कुछ चीज़ें हमें बुनियादी इसमें समझनी होंगी हमारे सेक्टर की, और इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, वी आर देयर टू सपोर्ट टू एनी एक्सटेंट, इन ऑर्डर टू, जो हमारी कम्युनिटी है उनको एक कलेक्टिव बेनिफिट मिले, उनके कलेक्टिव गुड के लिए हम कोई भी सर्विस देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो रिसर्च का हो, कहीं इनपुट का हो, पॉलिसी एडवोकेसी में हो, कहीं भी जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो उसमें हमारे इनपुट की कहीं ज़रूरत पड़े, हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये करना बहुत ज़रूरी है, इस वजह से कि हॉर्टिकल्चर सिर्फ सेब का नाम नहीं है।
हॉर्टिकल्चर एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं। अब आप देखें ग्रेजुअली क्या हो रहा है, हमारे जो लैंड्स बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो अब कन्वर्ट हो रही हैं इनटू एप्पल प्रोडक्शन, हाई डेंसिटी अच्छी बात है। लेकिन मेरे अपनी कुछ उसमें ज़ाती ये कहें रिज़र्वेशंस हैं, मैं किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहता हूँ। मैं एक अदना सा एक स्टूडेंट हूँ इस साइंस का और मेरी अपनी कुछ राय हैं कि सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा जब हम छोटे थे हम कहीं भी किसी भी स्टेट में मुल्क के चले जाते तो जब भी हमसे कोई मुखातिब होता था, जब भी हमारे साथ कोई बात करता था तो उसका दूसरा नाम होता दूसरी दूसरी बात उनकी ये होती थी, कश्मीर के सेब बड़े बहुत अच्छे होते हैं। मैं अभी जब मार्केट में घूमा तो मैंने देखा चिल्ली से एक वैरायटी आई थी, वो मेरे ख्याल से ₹300 पर किलो बिकती थी। कहीं और से इम्पोर्ट होके वैरायटी एक आई थी, वो भी 3 साढ़े ₹300 के हिसाब से बिकती थी। लेकिन जब मैंने अपना एक अमेरिकन एक हमारी वैरायटी है, मैं एक बड़े सुपरमार्केट में चला गया तो मैं इसी थोड़ा-सा सर्वे के लिए चला गया तो मैंने देखा अमेरिकन हमारी वो छोटे सेब होते हैं यहाँ के, गोल-गोल से होते हैं, छोटे सेब होते हैं। वो रेड नहीं होते, रेड एंड ग्रीन कलर के होते हैं। वो ज़्यादा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में मैंने एक रिसर्च पढ़ी है 70s 80s में, वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में बहुत लाइक किए जाते हैं, जैसे बंगाल वगैरह या बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो मैंने वो देखा उसका सबसे पहले तो मैं हैरान हुआ कि हम उसको अमेरिकन कहते हैं। उसका नाम रखा हुआ था अम्बरी, AMBRI। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा ये अम्बरी तो है नहीं, नंबर 1। नंबर 2 उसके साथ ये कश्मीरी सेब नहीं लिखा गया था। ये मेरे लिए एक बड़ी एक हैरानकुन बात थी। जबकि मैं पहचान गया ये कश्मीर का सेब है और उसकी प्राइस भी ठीक-ठाक थी उस मार्केट में। हमें इस अभी जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हमने एक मैं माजिद साहब भी ऑल्सो ही विल एक्सेप्ट जब भी जिस फोरम में मैं बात करता हूँ, मेरी ये बहुत मैं इस चीज़ पे बहुत ज़ोर देता हूँ, बहुत स्ट्रेस देता हूँ कि हमें एक अपना अगर कश्मीरी शॉल का एक ब्रांड है, कश्मीरी सैफ़रन का एक ब्रांड है, तो कश्मीरी सेब का ब्रांड कहाँ चला गया? हमने टोटली इग्नोर किया है कश्मीर के सेब का एक ब्रांड बनाना। देखिए कहीं से भी सेब आ सकता है। आने वाले दिनों में माजिद साहब की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं कहना चाहूँगा, कल हम इकट्ठे थे, मैं उस वक़्त इनके साथ ये बात नहीं कर पाया। लेकिन मैं इनको ये आपकी चैनल के वसातत से और भी कुछ दोस्त हैं और भी कुछ लोग हैं इस फ़ील्ड से जो वाबस्ता हैं, उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी हम देखेंगे कि सेब बहुत जगहों पे अब उगाए जाएँगे, बहुत जगहों पे। और जब बहुत जगहों पे सेब उगाए जाएँगे तो फिर हमारे सेब, जिसके लिए आज हम बहुत परेशान हैं कि अगर कोई भी वैरायटी मार्केट में आती है, वो हमें थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन देती है प्राइस में। अगर आज हमें थोड़ी-सी उससे प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारी स्ट्रैटेजी इसको ऑफसेट करने के लिए, आगे के लिए फ्यूचर में क्या है? क्योंकि अभी तो हम कह रहे हैं कि हमारी प्रोडक्शन 3 फोल्ड ज़्यादा इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो हम 51 लाख मीट्रिक टन्स की बात कर रहे हैं। अगर हमें 20 लाख मीट्रिक टन प्रोड्यूस करके मार्केट में थोड़ी-सी फ्लक्चुएशन हो जाए या कोई और नया एंट्रेंट आ जाए, तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो कल को अगर लोकली बहुत सारी जगहों पर फ्रूट एप्पल ग्रो हुआ, उस वक़्त हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आज आपकी चैनल की वसातत से आने वाले दिनों में शायद कोई ये बात सुन ले, तो मैं ये आज डेफ़िनिटली ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा, हमारे पास वक़्त बहुत कम है एज़ फार एज़ हॉर्टिकल्चर सेक्टर इज़ कंसर्न्ड टू हैव पॉलिसीज़ दैट आर रियली ओरिएंटेड फॉर द फ्यूचर। नंबर 1 उसमें ये है कि हमें कश्मीर का एप्पल का एक ब्रांड बनाना होगा। ये सारे माजिद साहब हैं और ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स बहुत सारे हैं, सारे बैठ के ये देखें कि हमें इस ब्रांड को मार्केट में कैसे प्रेज़ेंट करना है, कश्मीर के एप्पल के ब्रांड को। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। दूसरा चैलेंज, सारा लैंड मास जो हमारा है, ये सिर्फ़ एप्पल के नीचे नहीं जाना चाहिए। हॉर्टिकल्चर इज़ बेसिकली ए साइंस एन एरिया कि जहाँ पर फ्रूट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड क्रॉप्स उसके उगाए जाते हैं, उनकी पैदावार होती है। हमने मेरे ख़्याल से माजिद साहब शायद एग्री करें इस बात पर कि 80 टू 90% लैंड मास जो हमारा है, इट्स ओनली गेटिंग इंटू एप्पल प्रोडक्शन, एप्पल कल्टीवेशन। हमने बाकी वैराइटीज़ को तो बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हुआ है। ठीक है, वॉलनट के भी अमीन साहब ने बात की। मैं अभी जब भी मैं कहीं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि अच्छा आपके पास प्लम भी होते हैं? ओह! यू आल्सो हैव पीच विद यू। अच्छा, अच्छा आपके पास खुबानी भी होती है, ठीक है। वो बहुत शॉर्ट लिव्ड वैराइटीज़ हैं, लेकिन ये नहीं मुमकिन है कुछ एरियाज़ हमारे ऐसे हैं वहाँ अगर ये वैराइटीज़ ग्रो की जाएँ तो ये ज़्यादा कैश क्रॉप्स में तब्दील हो सकते हैं, बजाए इसके कि हम
एक ही एप्पल पर या एक ही वैरायटी पे फोकस करें. This needs a very strong intervention from the government. We are there. जहाँ भी हमारी ज़रूरत हो, थोड़ी बहुत हमारी अगर कहीं पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन हो, we are there to share our information. And likewise, Majid Saab also will not differ with me on this point. जी रश्मि जी, please. It is. थैंक यू सो मच सर। सवाल तो फिलहाल मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन कहीं न कहीं समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं उन सबको कंटिन्यू इस टाइम पे कर सकूँ। तो फिलहाल के लिए मैं आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी सर। एक पॉइंट है मेरा. देखिए, मैं जी। आरएनए का बहुत शुक्रगुजार हूँ. आई रियली अप्रिशिएट आरएनए कि उन्होंने इस टॉपिक पर बहुत सारे प्रोग्राम किए. मैं एक सजेशन देना चाहूँगा. बिल्कुल सर। आप एक कंटिन्यू एक इस आरएनए का ये जो है ना, ये हॉर्टिकल्चर रिलेटेड जो प्रोग्राम है, इसको आप कंटिन्यू कीजिए. और मुझे यकीन है कि अगर हम कुछ कंटिन्यूअसली कुछ प्रोग्राम्स करें और एक टॉपिक ले लें, पर्टिकुलर टॉपिक ले लें और कोशिश करें कि उसके कंक्लूजन में कुछ हम ऐसी सजेशंस आगे लाएं जो आगे गवर्नमेंट की पॉलिसी जो फॉर्मेशन है उसके लिए उनके लिए एक इनपुट साबित हों. तो इट्स नॉट एन इम्पॉसिबल थिंग. ये कोई नामुमकिन चीज़ नहीं है. माजिद साहब को हम ले आया करेंगे बीच-बीच में. अबीन साहब भी आ गए हैं, तो उनको हम लाया करेंगे. एक अगर हम आप मुझे नहीं पता आपकी टेक्निकली कितना पॉसिबल हो, लेकिन एक चेन ऑफ प्रोग्राम्स अगर किए जाएँ, एक-एक टॉपिक को सामने रखते हुए. जैसे रिसर्च है, हमें किस जी। फील्ड में रिसर्च करनी चाहिए, हमें कौन से एरियाज़ में रिसर्च करनी चाहिए, ये अगर एक टॉपिक हो, तो इसके कंक्लूजन पर आपके पास 4-5 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक अच्छे इनपुट साबित होंगे गवर्नमेंट के लिए या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी फर्दर एक्शंस के लिए, उनकी फर्दर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए. माजिद साहब, डू यू एग्री टू दैट सर? I fully agree. Without research, I am once again repeating that जो हमारा सेक्टर है, जो इसमें उथल-पुथल इस वक्त हो रही है, क्या वो अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, बट उथल-पुथल हो रही है. सो इट्स वेरी डायनामिक राइट नाउ. इस यस. टाइम पे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स है, उनको बड़ा मुहतात रहना है और उनको रिसर्च पे पूरा ध्यान देके क्योंकि वी कैन नॉट थिंक ऑफ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हॉर्टिकल्चर, हम बोलेंगे 2 साल के लिए तो हम प्लानिंग कर नहीं सकते, 3 साल के लिए प्लानिंग नहीं कर सकते, 5 साल के नहीं कर सकते. वी हैव टू प्लान फॉर एट लीस्ट 25 ईयर्स. ऐसा ना हो कि हम 4-5 साल के बाद बताएं कि यार ये ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था ऐसा हुआ. चाहे वो कोल्ड स्टोरेज बिजनेस में हो. जैसे फाइनली आई वांट टू विद दिस आई वांट टू कंक्लूड बिकॉज दैट इज माय टॉपिक. As far as the cold storage capacity is concerned, we have already crossed 4 lakh metric ton. Yes. Yes. It's not That's right. uh, Not 2.5. recently our elections were concluded yesterday, and our new 85, president 84. Bashir Saab is the new president of our association, and he has also talked to me in private, and he said that he has his own vision how he will carry this sector forward, and he is himself very much involved from his childhood, and he has his own emotions attached with this, and he has told me that you can say it on my behalf also that I have very good ideas and policy advocacy, etc., etc. He has his own agenda which he is going to take forward. But this is the crisis. Why I am telling you the research. For example, we are saying that we are producing 2 million tons of apple across Kashmir Valley. We are not producing 2 million tons in twin district of Shupian and Pulwama. No. As per, if I go with the data of horticulture department, they are saying that in a twin district of Shupian and Pulwama, we are producing somewhere between 4.5 lakh metric tons, maximum 5 lakh metric tons. It's the data of the government, right? And this is also the data of the government that out of these 5 lakh metric tons, we are only able to produce say 30, 40, 50% of storable varieties. So if it is so, and recently there was an advisory from the Directorate of Horticulture that we are advising farmers not to produce, not to store apples less than A grade. Only A grade is to be. And if it is so, 5 lakh metric tons you are producing.
if it is 50% A grade variety, but that 50% doesn't go directly 100% to the stores, it goes directly to the market. So we are sitting somewhere two and a half lakh thousand metric 2,500 tons, 250,000 tons. So but at present we have a storage of around 4 lakh plus, and that is mostly in South Kashmir. So if we will be, if there will be a loops sided development. So then a time will come, as Khalid Saab in his initial remarks said that uh, the occupancy of the cold storage is it 100%? This year it is not. So then how that is going to adversely affect the economics of our cold storage, and this is a highly capital intensive industry. It's not. So if this is not holistical, and you cannot in this sector, you cannot have a policy today and then you say that we will follow this policy for a 5 years time. No, it is to be readjusted. It is to be some things are to be subtracted from it. Some things are to be added to it. So you cannot have a policy today. This is the policy. Okay, we are done for no. Since I am once again repeating that we are living in very dynamic times of this sector, it is witnessing a huge change and lot of things. So we cannot have a policy for today, and you will say that we are done with 10 years. We are going to continue our policy for 10. No, 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 no. Then we are going to really doom. So it is to be uh, after even I will go to this extent that we have to review and revisit the policy after 6 months, 6 months, 6 months, 6 months. So there we are with the government, and we will fully support the government's program, and we have always been appreciating the government, whatever attention, whatever focus we have seen in our sector. It is phenomenal. I don't think the government's focus is this much in any other sector. So with these words, I must say goodbye to you, and I hope that this was an exciting session with you. Sir, I'll just Thank I'll you. I'll just Okay. I'll just I'll one just say one something. last minute, sir. Just one last minute. We can say respond to the concerns shown by Mr. Khalid Saab that we have not to stress on the Apple only. Government has already taken the initiative in under HDP as well as under HADP. We are not we are not targeting only apple, but walnut, almond, cherry, plum, and all other fruits are being targeted. And target has been assigned to the districts, and these all the fruit crops we covered, particularly walnut. We have a very much bright future for the walnut, particularly with respect to the export, because almost all the walnut is being grown organically, and we may get in the very immediate future, we may get the organic certificate for this walnut as well as geotagging, so we may be able to export the walnut, which is almost organically produced. Another point, when we are talking of the apple production, at the same time we should have a multi-pronged approach, particularly with respect to the export qualities. We are already exporting American approach, but we have to export other varieties where our main concern is the MRL levels, minimum residual levels. We have to have a we should have a great concern for this. We should minimize the use of pesticides on our apple so that we may be able to export the apple to the other foreign countries. This should be, and International. government has already taken an initiative under the project P18, minimizing pesticide use, where modern orchards being established, where minimum pesticide use will be utilized, and MRL levels will be of this international standards. Amin Okay, sir. Saab, Yes, Khalid sir. Rashmi, I'll just have a couple of sentences. Number one, whatever जो भी अमीन साहब ने अभी फरमाया, मैं अपने जो भी हमारे सुनने वाले हैं, मेरे ख्याल से वो मेरी जो ज़ुबान है शायद वो समझ जाएं सारे। इन्होंने फरमाया कि बहुत सारी वैराइटीज़ इंट्रोड्यूस की गई हैं। अब मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि जेस्टेशन पीरियड है, उसके नतीजे जब आ जाएंगे हम इस मौजू पे तब बात करेंगे। अभी तो ये एक शुरुआत है, जब वो रिजल्ट्स आने उनके शुरू होंगे, जब यील्ड आना शुरू होगा तो हम उसका नतीजा जब देखेंगे तो हम सिर के साथ लगा देंगे। नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोर्ट करना वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत एक बेहतरीन कदम है। बट मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि मैंने बात की ब्रांड इमेज क्रिएट करने की, ये एक दो अलग चीजें हैं। तो ब्रांड इमेज क्रिएट करने के लिए कश्मीर का सेब, कश्मीर
के सेब के नाम से जब बिकेगा तो एक अलग मायने रखेगा। ये सही है कि वो सेब डेफ़िनिटली उसमें इन चीज़ों का ख़्याल रखा जाना चाहिए, जो अमीन साहब ने भी फरमाया। तीसरी बात एंड फाइनल बात मैं ये कहूँगा जो भी माजिद साहब कह रहे थे कि एलिस इन वंडरलैंड एक मूवी थी, तो उसमें एक कैट दिखाई गई थी, तो वो कैट वो एलिस को पूछ रही थी कि एलिस रो रही थी और कैट पूछ रही थी कि एलिस रो क्यों रही हो? तो एलिस ने कहा मुझे मेरा रास्ता खो गया है। तो कैट ने पूछा कहाँ जाना है? तो एलिस ने कहा मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। तो कैट ने कहा तो कोई भी रास्ता वहाँ ले जाएगा। जब आपको ये नहीं पता हो, रिसर्च आपको रास्ता दिखाती है। जब हमें ये नहीं पता कि हमारा रास्ता कहाँ है, हमें कहाँ जाना है, हमारी हमारी डेस्टिनेशन क्या है, तो कोई भी रास्ता, कोई भी प्लान, कोई भी असम्पशन, प्रिज़म्पशन हमें वहाँ लेके जाएगा। सो पहले तो हमें इस चीज़ का तयन करना है कि हमारी डेस्टिनेशन क्या है, उसके बाद वो हमें किससे होगा? रिसर्च से होगा। उसके बाद हम वही रास्ता चुनेंगे जो हमें वहाँ लेके जाएगा। बिकॉज़ इफ वी फेल टू प्लान, वी आर प्लानिंग टू फेल। That's my conclusion about it. Thank you. Thank you so much, sir. First of all, Khalid sir, thank you so much for your. We are really grateful for your words, and Thank you. we will surely consider your suggestion जो आपने दी हमें horticulture की एक series Yes. के regarding. We will surely consider it. इसी के साथ आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और अपने valuable time आपने हमें दिया, अपनी valuable suggestions हमें दी और बहुत कुछ आपसे जानने को मिला। तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you. Thank थैंक यू। you. तो दोस्तों आज आप सुन रहे थे मोहम्मद आमीन जी को, मोहम्मद खालिद जी को, हकीम खालिद जी माफ़ करें, एंड माजिद वफ़ाई जी को जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं जेकेपीका के। एंड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी इम्पोर्टेंट जानकारी हमें इनसे जानने को मिली। तो इसी के साथ आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहें आरएनए और जुड़े रहें हमारे साथ।